तो एक एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू describe, explain the solubility products. So thus for the precipitation of an electrolyte it is necessary that the ionic product must exceed its solubility product. ठीक है, मतलब कि यहाँ बोला गया है फॉर द प्रेसिपिटेशन, मतलब कि अगर आपको प्रेसिपिटेशन कराना है, जैसे कि हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं, ऑर्गेनिक में भी देखते हैं, ठीक है, तो हमें प्रेसिपिटेशन कराना होता है कभी कभी, ठीक है। तो जब हमें प्रेसिपिटेशन कराना है तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू कीप व्हाट, आयनिक प्रोडक्ट मस्ट एक्सीड इट्स सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। तो हमें सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाहिए और आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाहिए, और आयनिक प्रोडक्ट को सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा रखना चाहिए। आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगा अगर, तो वो क्या करेगा, प्रेसिपिटेट करा देगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे समझ चुके हैं और आप लिख भी चुके होंगे। सो फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल देता हूँ। इफ़ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.2 मोलरिटी AgNO3 solution and 0.2 molarity K2CrO4 solution are mixed, the precipitation of Ag2CrO4 occurs as the ionic product exceeds the solubility product of Ag2CrO4 which is 2 into 10 power minus 12। तो इसमें गिवन है कि आपके पास हमारे पास जो है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.02 मोलरिटी AgNO3 सोल्यूशन है और 0.02 मोलरिटी K2CrO4 सोल्यूशन है, दोनों को मिक्स किया जा रहा है और प्रेसिपिटेशन हो रहा है किसका, Ag2CrO4 का, और जो हमारे पास सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट है Ag2CrO4 का, दैट इज़ 2 into 10 power minus 12। तो अब अगर हमें देखना है कि जो हमारे पास क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है, वो कितनी होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। तो Ag प्लस 0.02 मोलरिटी AgNO3 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो n फैक्टर होगा वो 2 होगा, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 0.02 अपॉन 2, मिल जाएगा 1 into 10 power minus 2 मोलरिटी। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आती है किस तरीके से करते हैं, क्योंकि हम सब बेसिक्स में सारी चीज़ें पढ़ चुके होते हैं। तो CrO4 2 माइनस, यहाँ पर इसका जो हमारे पास कंसंट्रेशन मिलेगा, क्योंकि आयन से आयन का कंसंट्रेशन मिलना ज़रूरी है, राइट। तो आयंस का अब CrO4 2 माइनस का जो हमारे पास ये क्वांटिटी मिलेगा, राइट, दैट विल बी 0.02 अपॉन 2, मतलब कि 0.01 इक्वल्स टू 1 into 10 power minus 2, राइट। सो दिस इज द कंसंट्रेशन। नाउ अब अगर हमें पता करना है कि Ag2CrO4 का जो हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट होगा, देखो बेसिकली सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट तो पता था, ठीक है, लेकिन आयनिक प्रोडक्ट जो होगा वो पता करना है, तो अब हमें ये इक्वेशन यूज कर लेना होगा, ठीक है। तो Ag प्लस पावर 2 हो जाएगा, CrO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा Ag2CrO4 का आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं, आई थिंक ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। सो इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1 into 10 power minus 6। तो 1 into 10 power minus 6 देखो और 2 into 10 power minus 12 देखो। सो 1 into 10 power minus 6 इज मच हायर देन 2 into 10 power minus 12, बिकॉज देखो ये 1 into 10 power minus 6 है और ये है 2 into 10 power minus 12। सो ऑब्वियसली दिस इज मोर हायर देन 2 into 10 power minus 12 एंड दस प्रेसिपिटेशन ऑफ Ag2CrO4 अकर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग Ag2CrO4 का प्रेसिपिटेशन करा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ना रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, तो रिलेशनशिप क्या है सॉल्बिलिटी और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट अब तक आपने पढ़ा वो समझो कि उसका एप्लीकेशन है, ठीक है, क्योंकि सॉल्बिलिटी पता करना हमारे लिए नेसेसरी होती है। सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट एक टर्म हमें मिल जाता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है, इससे हम सॉल्बिलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन सॉल्बिलिटी कैसे निकालते हैं वो चीज़ सीखना आपके लिए ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सप्रेस दिस जनरल इक्वेशन, ओके। तो जनरल इक्वेशन अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो बेसिकली आपको समझ में आता है कि किस तरीके से हम यहाँ पर XAY प्लस प्लस YB X माइनस लिखते हैं। इसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, आई थिंक आप अभी तक सीख चुके होंगे कि किस तरीके से लिखते हैं सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। सबसे पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है उसका कंसंट्रेशन
लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मिल जाता है हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हाँ, उसके जो एक्सपोनेंट्स है वो उसको लिखना जरूरी है। ओके, जो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे पर्टिकुलर कंपाउंड का, पर्टिकुलर आयन का, राइट। सो लेट एस मोल पर लीटर बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट। सॉल्ट AXBY है और इसका जो सॉल्युबिलिटी है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसको हमें कंसीडर करना है कि S है। तो अगर S सॉल्युबिलिटी है तो इनिशियल लेवल बताओ इसका सॉल्युबिलिटी कितना होगा, S होगा, इसका 0 होगा, इसका 0 होगा। लेकिन जब फाइनल कंडीशन लेके आओगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी खत्म हो चुकी होगी और सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसके अपने कुछ कंसंट्रेशंस बनेंगे XS YS, राइट। तो इस तरीके से लिखने के बाद हम लोग KS कैलकुलेट कर लेंगे जो कि कांस्टेंट होगा, या कह सकते हो कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो मिला हमें ये वैल्यू मिल जाएगा इतना। और अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे तो x पावर x हो जाएगा, y पावर y, s पावर x प्लस वाई, और यही s क्या है, सॉल्युबिलिटी है। तो अगर ये सॉल्युबिलिटी हमें पता चल जाए तो ऑब्वियसली हम बता सकते हैं कि जो AXBY सॉल्ट है वो कितना सॉल्युबल है, और जो कि हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पता करते हैं। अब देखो यही जो हमें इक्वेशन मिला है इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो ये तो मिल गया KS इक्वल्स टू x पावर x इंटू वाई पावर y, s पावर x प्लस वाई। तो यहाँ से s निकाल लो, ठीक है, ऑब्वियसली निकाल सकते हो बट आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस। सो KS अपॉन x पावर x हो जाएगा इंटू वाई पावर y, अब इक्वल्स टू s पावर x प्लस वाई हो जाएगा, राइट। और दोनों तरफ क्या करो, दोनों तरफ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई से यहाँ पर इसका पावर ले लो तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो s इक्वल्स टू मिल जाएगा इतना, ठीक है। तो इस तरीके से पता करते हैं। अभी एग्जाम्पल देखो, अब मैं यहाँ पर जो टाइप्स बनते हैं सॉल्ट्स के, सभी टाइप के सॉल्ट्स का जो मैं सभी बोल रहा हूँ इस सेंस में कि जो हमारे सिलेबस में है, तो जो सॉल्ट्स हैं उन सभी के जो अलग अलग टाइप्स हैं उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्युबिलिटी इक्वेशन बनता है, राइट। तो 1:1 टाइप सॉल्ट मतलब कि यहाँ पर केटायन और एनायन दोनों का रेशियो 1:1 हो। तो AgI BSO4 PbSO4, तो यानी कि यहाँ पर कोई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बेसिकली नहीं आएगा क्योंकि A भी है। तो SS सॉल्युबिलिटी हो जाएगा, जैसा कि हमने पीछे देखा था। ये कब है, T इक्विलिब्रियम पर, T 0 पर नहीं है, T इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। तो ये मिल जाएगा KS निकालना आपको आता है, डायरेक्टली आयंस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लो, मिल जाएगा KS, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब जो हमारे पास इसका कंसंट्रेशन है वो S है, इसका भी S है, तो SS मल्टीप्लाई कर दो, S स्क्वायर मिल गया। तो यहाँ से S कितना मिला, √KS। तो S इक्वल्स टू √KS फॉर 1:1 टाइप सॉल्ट्स, जिसको बोलते हैं बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट अगर आपको कहीं दिखे तो उसके लिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, S इक्वल्स टू √KS। S इक्वल्स टू √KS का क्या मतलब है कि सॉल्युबिलिटी विल बी इक्वल्स टू रूट में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, राइट। तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस में आपको सिर्फ जो वैल्यूज गिवन होते हैं ये फॉर्मूले में रखने होते हैं और निकल जाएगा। बस आपको पहचानना होता है किस टाइप का है। जैसे 1:2 टाइप का है अगर मान लो आपके पास, तो अब क्या करोगे, या 2:1 1:2, ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स वही मिलेंगे। Ag2CO3 Ag2CrO4 PbCl2 CF2, इस टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसको हम बोलते हैं 1:2 और 2:1 टाइप। मतलब कि दो मॉलिक्यूल रहेगा केटायन का या फिर एनायन का, और उसके साथ रिस्पेक्टली एक मॉलिक्यूल मिलेगा जो हमारे पास एनायन है या फिर केटायन है, राइट। तो आई थिंक इस टाइप का जो हमारे पास है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसी को बोलते हैं टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट। Ab2 हो गया, A2 प्लस बना, B2 माइनस बना, और 2S यहाँ पर हो गया, S हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लेकर के तो मिल जाएगा S इंटू 2S पावर 2 4S पावर 3 मिल जाएगा। और यहाँ पर S इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, क्यूब रूट ऑफ KS अपॉन 4, राइट। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेते हो AB2 टाइप का। और सिमिलरली A2B टाइप का क्या करोगे, 2S मिलेगा, S मिलेगा,
एट द एंड रिजल्ट वही मिलने वाला है, क्योंकि 2s और ss मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। ओके, तो आ गया उतना हमारे पास सॉल्युबिलिटी। तो आपको याद रखना है कि जो सॉल्युबिलिटी होता है फॉर टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट, दैट विल बी क्यूब रूट ऑफ Ks/4, राइट। सो नाउ नेक्स्ट वाज, देखो अभी तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप मिलेगा, ठीक है, उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सो देखो, अगर आपको AB3 टाइप में मिलेगा, तो AB3 टाइप में अगर कोई भी आपको इलेक्ट्रोलाइट मिलता है तो आपको क्या करना है, सॉल्युबिलिटी उसका लिखना है। तो जैसे AB3 है, तो AB3 को अगर आप इक्विलिब्रियम फॉर्म में लिखो तो क्या करोगे, लिखोगे 3A, 3A लिखोगे क्या, ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल तो इसका है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारे पास A है उसके तो एक ही मॉलिक्यूल रहेंगे, लेकिन 3 प्लस होगा और प्लस 3B माइनस हो जाएगा, तो इसका S हो जाएगा, इसका 3S हो जाएगा, राइट। अब जो हमारे पास KS मिलेगा वो ये मिलेगा जो यहाँ देख रहे हो। तो A पावर 3 प्लस का कंसंट्रेशन इंटू P पावर माइनस का पावर 3, ठीक है, तो B माइनस का पावर 3 का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये मिल जाएगा S इंटू 3S पावर 3 और मिल जाएगा 27S पावर 4, और यहाँ पर S कितना मिलेगा, Ks/27, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, अब तक जो था वो सब हो चुका कि कौन कौन से टाइप बनते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट के, या कह सकते हो सॉल्ट्स के, और कैसे हम निकालते हैं सॉल्युबिलिटी। लेकिन अब मैं यहाँ डिस्कस करूँगा कि अगर कॉमन आयन इफेक्ट हो, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। अगर आप नहीं देखे हो तो आप जाओ देख लो, फिर इसको देखो। तो कॉमन आयन इफेक्ट जो होता है, अगर वो अवेलेबल है उस रिएक्शन में, आयनिक रिएक्शन में, ठीक है, तो उस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, क्या इफेक्ट उस पर डालेगा कॉमन आयन इफेक्ट। तो हम देखते हैं इसको। जैसे मान लो कि आपके पास AB है, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है A-B। तो इसमें कॉमन आयन कौन सा है, B है, ठीक है, क्योंकि ये तो A- हो गया, चेंज हो गया। तो इस AB के थ्रू आपको यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पर मिलेगा, आयंस को क्या मिलेंगे, A प्लस प्लस B माइनस, और इसके थ्रू क्या मिलेगा, A- प्लस प्लस B माइनस, मतलब कॉमन आयन B माइनस मिला। सॉल्युबिलिटी इसकी भी है, इसकी भी है अपनी, इसकी भी है अपनी, इसकी भी है। तो यहाँ पर S जरूरी नहीं है कि S ही हो, क्योंकि इसका S माने हो तो इसका S- हो सकता है, इसका भी S- हो सकता है। तो यहाँ पर अगर C हम लेट करें कि इसका कॉमन आयन वाला मिला है सॉल्युबिलिटी, तो इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। बिफोर एडिशन ऑफ A-B, अगर लेट करो कि इसमें आपने क्या किया कि एक सॉल्यूशन बनाया इलेक्ट्रोलाइट AB का, और उसमें A-B अभी ऐड नहीं किया हो, मतलब कॉमन आयन इफेक्ट नहीं दिखा है, तो उस समय Ks कितना मिलता है, S² मिलता है। अब जब इसको ऐड कर देते हो A-B आफ्टर एडिशन, A-B जब ऐड कर देते हो तो कॉमन आयन किसका मिल जाता है, B माइनस का। तो वहाँ पर अब जो हमें इसका मिल जाएगा वो S- प्लस C मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि अब जो हमारे पास आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो S- और S- प्लस C होगा, क्योंकि B माइनस बढ़ रहा है, B माइनस पहले भी था अब भी हो रहा है। तो एक का मान लो S- A प्लस का, दूसरे का मान लो S- प्लस C, क्योंकि वहां से B माइनस आ रहा है, दूसरे वाले से मतलब कि AB से। तो अब Ks क्या होगा आफ्टर एडिशन, S- प्लस C हो जाएगा। यही तो दोनों मिले हैं, दोनों मल्टीप्लाई कर दो। तो Ks अभी क्या मिला था पहले, S², दोनों को इक्वल कर दो, मिल जाएगा सॉल्युबिलिटी, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्युबिलिटी निकाल लेते हैं कॉमन आयन इफेक्ट लिए। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। क्लियर अगर नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली आप फिर से एक बार रिपीट करके देख लो और क्लियर हो जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट वन इज कैलकुलेशन ऑफ रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर प्रेसिपिटेशन। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको पता करना हो कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर प्रेसिपिटेशन कितना है, मतलब कि जैसे चीनी घोल रहे हो, प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, आफ्टर प्रेसिपिटेशन अब जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है हमारे पास शुगर का,
वो कैसे कैलकुलेट करोगे अगर ये करना है। अब मैंने शुगर बोला तो शुगर ही नहीं, आपको वहीं पर रुके रहना है। शुगर के अलावा उसमें जो आयंस बन रहे हैं उन आयंस का भी कंसंट्रेशन पता कर सकते हो, मतलब कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या हो सकता है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का, किसी पर्टिकुलर आयन का। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। तो आप समटाइम्स एन आयन रिमेन्स आफ्टर प्रेसिपिटेशन, राइट। कुछ आयन होते हैं प्रेसिपिटेशन के बाद भी बच जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाता है उसके बावजूद बच जाते हैं कुछ। इफ इट इज इन एक्सेस, अगर ज़्यादा है तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कैन बी डिटरमाइंड। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस जो लेफ्ट है मिल जाएगा के एस पी ए बी अपॉन बी माइनस। जैसे अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई मोड में बताऊं तो के एस पी क्या होगा पर्टिकुलर उस ई बी का, के एस पी हो जाएगा सबसे पहले तो हाँ चलो के एस पी अगर निकालते हैं तो के एस पी निकालना है तो ए प्लस हो जाएगा और इंटू बी माइनस अपॉन क्या होता है, अपॉन ए बी होता है। तो के एस पी आप इसको तब तक नहीं बोल सकते जब तक ए बी का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई नहीं करते हो। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये कंसंट्रेशन अगर मल्टीप्लाई कर दो और जो हमारे पास बी माइनस है उसको डिवाइड करोगे तो यही तो बचेगा ए प्लस, जो कि उसमें रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगा उस पर्टिकुलर आयन का, ए प्लस का, राइट ना। पॉइंट सेकेंड, Ca2 प्लस अगर लेफ्ट निकालना है फॉर CaOH होल ट्वाइस तो इसके लिए ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बन रहा है आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये होल ट्वाइस है तो इसको अगर आप आयंस में ब्रेक करोगे तो Ca2 प्लस बनेगा प्लस 2 OH माइनस बनेगा। अब यहाँ पर KSP अगर निकालना है तो इसका कंसंट्रेशन प्लस इसका कंसंट्रेशन, इसका स्क्वायर कर दोगे मल्टीप्लाई करने पे, राइट। और यहाँ पर जो हमारे पास Ca2 प्लस है वो लेफ्ट यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको लिखते चले जाना है, ठीक है। अब ये जनरल फार्मूला है तो जनरल फार्मूला में Mn मैंने दे दिया है। तो Mn का मतलब है कि नंबर ऑफ जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे पर्टिकुलर केटायन एनायन के। तो देखो जैसे आप ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लिख लो अच्छे से ये सारे फार्मूलाज। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपको पता करना होता है कि परसेंटेज प्रेसिपिटेशन ऑफ एन आयन, कोई आयन का कितना परसेंटेज प्रेसिपिटेट हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला विच यू हैव टू राइट। तो परसेंटेज प्रेसिपिटेशन ऑफ आयन कितना मिलेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस लेफ्ट कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू 100। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभार पूछे जा सकते हैं। सो यू हैव टू बी रेडी। नाउ साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तक आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। अब हम यहाँ देखेंगे कि साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी को अगर हम डिफाइन करें तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, सॉल्युबिलिटी ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग कॉमन आयन व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन द सेम सॉल्यूशन, राइट। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग कॉमन आयन, राइट। कोई दो इलेक्ट्रोलाइट ले लो, कॉमन आयन रहे उसमें, व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन द सेम सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। उनकी सॉल्युबिलिटी साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी बोलोगे। जैसे AgBr AgSCN, इसमें Ag क्या है, कॉमन आयन है। इनको अगर एक साथ डिसॉल्व करो किसी सॉल्यूशन में तो ऑब्वियसली जो सॉल्युबिलिटी होगी दैट इज कॉल्ड एज साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। और एग्जांपल देता हूँ CaF2 से SrF2 का भी वही होगा क्योंकि कॉमन आयन क्या है, फ्लोरीन है। सिमिलरली MgF2 CaF2 इसका आपको दिख रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे करोगे साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी किसी पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन का जिसमें साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी हो। तो इसके लिए केस फर्स्ट यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, व्हेन टू इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली स्ट्रॉन्ग हैविंग क्लोज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अगर इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं मतलब कि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है और उनकी जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोलाइट की आयंस में ब्रेक होने की लगभग में सिमिलर है, ठीक है। तो जैसे AgBr है AgSCN है 10⁻³ है 5 और यहाँ पर 10⁻12 है, लगभग इक्वल है, ठीक, इक्वली स्ट्रॉन्ग है। तो अब इसके लिए क्या करोगे, देखो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो सबसे पहले केस फर्स्ट देख लेते हैं फिर एग्जांपल थ्रू उसको समझते हैं। जैसे ये देख लो कि व्हेन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स आर नॉट क्लोज, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं फिर भी उनकी जो स्ट्रेंथ है वो एक दूसरे से पास नहीं, एक दूसरे के पास नहीं, उतना ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रेंथ दूसरे वाले की नहीं है, एक की कम है एक की ज़्यादा है, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे, तो उस केस में जो हमारे पास CaF2 है, SrF2 है, जैसे देख सकते हो KSP इसके लिए 3.4 है 10⁻11 और इसका 10⁻9 है, तो उतना नज़दीक नहीं है, 2.9 है, ठीक है, जितना नज़दीक वो था। तो अगर इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उस केस में ये एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द फ्लोराइड आयंस कम ऑफ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास फ्लोराइड आयंस होते हैं वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ये चीज़ें आपको नोटिस कर लेनी चाहिए, आपको लिख लेना चाहिए। ऑलराइट, सो आपके पास ये एग्जांपल है, एट 25 डिग्री सेल्सियस फाइंड द सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर। तो हमें सॉल्युबिलिटी पता करना है, मतलब S पता करना है किसमें, ग्राम पर लीटर में, जबकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सिल्वर क्लोराइड का मतलब AgCl का दिया हुआ है, राइट। तो KSP जो होगा वो मिल जाएगा 1.56 इंटू 10⁻−10, ये गिवन है। अब देखो सॉल्यूशन इसका अगर निकालना है तो ऑब्वियस बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम अगर इसकी सॉल्युबिलिटी का इक्वेशन पता कर लें रिलेशन विद KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ, तो हम लोग पता कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो हमें पता है। सो सॉल्यूशन देखो, लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl बी S मोल पर लीटर, मोल पर लीटर बात कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है, यहाँ क्या था, ग्राम पर लीटर में करना है। तो AgCl का जो मतलब आयन बनेगा वो बन जाएगा Ag+Cl-। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन फॉर्मेट में लिखूं तो इसका जो S मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखो KSP लिखो इसका। अगर KSP लिखना है तो क्या करोगे, Ag+ लिखोगे और Cl-, और इसके बाद यहाँ पर S इंटू S हो जाएगा, जो कि S² मिलेगा, और वो इक्वल किसके होगा, KSP के। देखो मैंने यहाँ पर आपको प्रोसीजर लिख करके बताया इस तरीके से, लेकिन जब भी बाइनरी सॉल्यूशन हो, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट जो हो वो एक कैटायन और एक एनायन कंटेन करे, तो हम लोग कहते हैं कि वो बाइनरी सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर उसके लिए KSP जो होगा वो S² होगा, ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। S² कितना हो जाएगा, KSP की इक्वल, और KSP गिवन है कितना, इतना, ये देख सकते हो। तो जो S का वैल्यू होगा वो मिल जाएगा इसका रूट, जो कि मोल पर लीटर में होगा। अब देखो मॉलिक्यूलर मास, देखो S पता करना था, मोल पर लीटर में पता चल गया, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। क्वेश्चन में तो यही गिवन है। आप अगर मान लो एग्जाम में कर रहे हो तो ऐसे ही इसका आंसर यही मैच कराने लगे तो नहीं होगा ना, आपको इसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो AgCl का, जो कि 108 + 35.5 हो जाएगा, जो कि मिल जाएगा 143.5। सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर क्या होगा, मोलर मास इंटू S, सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर सॉल्युबिलिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिल जाता है ग्राम पर लीटर में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम पर लीटर में इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन इसका। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और जैसे मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि कैलकुलेट साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, जो मैंने अभी पीछे बताया था कि साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी आपको अगर पता करना हो, जैसे ये था, ठीक है। तो केस फर्स्ट मैंने कहा था कि इक्वली स्ट्रॉन्ग अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो उसके केस में इस तरीके से हम पता करेंगे कि साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी क्या है। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको कि AgCNS, AgBr, ठीक है। तो ये आपको गिवन है इन अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर। ऑब्वियस सी बात है Ag+ यहाँ पर कॉमन आयन हो जाएगा। तो इस केस में साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ठीक है, उस सॉल्यूशन की। तो KSP गिवन है आपको AgCNS का और KSP गिवन है आपको AgBr का। तो अब आपको पता करना है। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले AgCN का जो है, AgCNS का लिखो, जो हमारे पास आयनिक फॉर्म में बन रहा है Ag+CNS-। और उसके बाद AgBr का हमें मिल जाएगा Ag+Br-। अब इक्विलिब्रियम रीच करने पर, T इक्विलिब्रियम पर, इसके जो मोल्स बनेंगे Ag+ के A मोल्स, CNS- के A मोल्स, Ag+ का B मोल, Br- का B मोल, ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं।
तो Ag प्लस कितना बना, A प्लस B, ठीक है, Ag प्लस कॉमन आयन है, तो अभी सी बात है दोनों में बन रहा है तो A प्लस बी हो जाएगा। CnS माइनस कितना है, CnS माइनस A है, Br माइनस कितना है, B है, तो KSP क्या होगा, जो KSP होगा इस AgCnS का वो होगा Ag प्लस CnS माइनस। तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन तो A प्लस बी है ओवरऑल सॉल्यूशन में, A प्लस बी ले लो। CnS माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, A है, तो A ले लो। और अब जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी दिया था कि KSP जो है वो 1×10⁻12 है, तो AgCN का KSP रख दो और मिल जाएगा इतना। तो यहाँ पर अब जो हमारे पास वैल्यू ये मिली है इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है और इक्वेशन सेकंड बनाओ सेकंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सेकंड इलेक्ट्रोलाइट क्या था, AgBr। AgBr के लिए वही B इंटू A प्लस बी। A प्लस बी किसका कंसंट्रेशन है, Ag प्लस का, Br माइनस का B है। तो अब AgBr का KSP कितना गिवन है, 5×10⁻13, तो ये भी वैल्यू पुट कर दो, तो सेकेंड पॉइंट ये बन जाएगा हमारे पास। तो सेकेंड इक्वेशन इसको मान लो। अब इसके बाद दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर दो, तो आपको कुछ इस फॉर्म में A/B मिल जाएगा, A प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा A/B और यहाँ से रिलेशन बन गया A/B = 2, A = 2B। इक्वेशन फर्स्ट में इसको वैल्यू पुट कर सकते हो A का, तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर रखोगे तो ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, इसमें A का वैल्यू पुट कर दो 2B, तो V का वैल्यू आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा, तो B का वैल्यू मिल जाएगा इतना मोल पर लीटर। अब A का वैल्यू पता कर सकते हो फिर से इसमें डाल करके 2 मल्टीप्लाई करके, तो ये A का वैल्यू मिल जाएगा इतना। तो इस तरीके से पता करते हैं ये कंसंट्रेशन कितना होगा। अब जैसे A और B मिल गया तो A प्लस बी कितना था, क्या था, A प्लस बी Ag प्लस का कंसंट्रेशन था, बाकी CnS माइनस और Br माइनस का जो है वो A और B था। तो इस तरीके से हम लोग इसके कंसंट्रेशन यहाँ निकाल सकते हैं, राइट। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गया है। सो नाउ वी आर गोइंग ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2, ठीक है। तो यहाँ KSP दिया है CaF2 का, KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है, इन 0.1 मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ NaF वुड बी, ओके, मतलब 0.1 मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ NaF ऑलरेडी है और इसमें क्या मिला रहे हो, CaF2 मिला रहे हो, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी ये हमें पता करना है। तो अगर सॉल्युबिलिटी आपको पता करना है तो ऑब्वियस बात है सबसे पहले CaF2 का रिएक्शन लिखो। तो CaF2 का जो हमारे पास रिएक्शन होगा कुछ इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा इसका फाइनल टी इक्विलिब्रियम पर, इसका x हो जाएगा अगर x कंसीडर करें कि x मोल है। NaF के लिए क्या होगा 0.1, क्योंकि इसमें गिवन था ऑलरेडी आपकी प्रॉब्लम में कि जो हमारे पास NaF है वो 0.1 मोलरिटी सॉल्यूशन है, तो 0.1 बन गया। Ca2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, x है, ये देख सकते हो। F माइनस का कितना है 2x प्लस 0.1 प्लस क्यों किए, क्योंकि यहाँ था ऑलरेडी, तो मिल गया 0.1 मोलरिटी, ठीक है, क्योंकि F माइनस का लगभग यही है। अब यहाँ KSP जो मिलेगा हमें वो Ca2 प्लस F माइनस का स्क्वायर मिल जाएगा, तो KSP गिवन था ऑलरेडी ये वैल्यू, और Ca2 प्लस का x रख दो, F माइनस का 0.1 रख दो, तो मिल जाएगा आपको x का वैल्यू, और यही हो जाएगा x क्या है, x है concentration of Ca2 plus, as well as you can calculate for the 2F minus। तो यही x सॉल्युबिलिटी के टर्म में हमें रिप्रेजेंट करेगा। देखो जैसे इसको मानते थे कि इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसका 2S मानते थे, वही x यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पर x क्या होगा, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, तो ये तुम्हें सॉल्युबिलिटी मिल जाती है, राइट। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, एक बार खुद से करके देखो, अगर नहीं आता है तो मैं तो बता ही रहा हूँ, पॉज कर लिया करो, पॉज करके फिर से खुद से किया करो, नहीं आता देन आगे जो है बढ़ा लो वीडियो को। सो दिस क्वेश्चन you have to solve. So for which of the following is sparingly soluble salt, the solubility S and solubility product KSP
आर रिलेटेड बाय एक्सप्रेशन दिस वन। मतलब कि कोई सॉल्युबल सॉल्ट है, उसके लिए सॉल्बिलिटी और सॉल्बिलिटी में रिलेशन इतना गिवन है, तो वो कौन सा सॉल्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखो, अगर आपको इसको करने का एक प्रॉपर एक मेथड बताऊं तो सिंपल सा यही तरीका है कि सबसे पहले तो आप रिलेशन निकाल लो इनके लिए। जैसे पहला वाला देखो, BSF4 है। BSF4 का क्या मतलब क्या है कि ये AB टाइप है, राइट। जैसे CA3PO4 होल ट्वाइस है, तो इसका टाइप क्या है, A3B2 है। ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ ये सब। हाँ, Hg2Cl2 है तो A2B2 टाइप, और इसका टाइप क्या है, A3B, और इसका टाइप क्या है, AB टाइप है। तो सबके लिए जो रिलेशन है वो अलग अलग आते हैं। AB के लिए अलग आएगा, A3B2 के लिए अलग आएगा, इसके लिए अलग आएगा, इसके लिए अलग आएगा। तो आप करके इसको निकाल कर देख सकते हो। फिलहाल मैं इसको बता देता हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी मतलब ऑलरेडी इसको कई बार पूछा जा चुका है, तो दिस इज अ फेवरेबल क्वेश्चन। यू हैव टू कंसिडर दिस एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ दिस solubility product, right। Hg2Cl2 Hg2 प्लस 2Cl माइनस, तो इसके लिए अगर करोगे तो इसका जो रिलेशन आता है वो यही आता है, तो C पार्ट सही है। आप इसको खुद से करके देख सकते हो और कर लोगे। सो दिस इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। सो एप्लीकेशन देखते हैं, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या होता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो मैं ऐसे ही आपको बताते चलता हूँ फटाफट, ताकि जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग जा रहा है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, अगर आपको कॉमन सॉल्ट का प्यूरिफिकेशन करना है तो उसके लिए आपको सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट समझना जरूरी है। तो जैसे कि सॉल्ट, अगर हम नेचुरल कॉमन सॉल्ट की बात करें तो उसमें बहुत सारे इनसॉल्युबल, कुछ पॉइंट्स है आपको ये हाईलाइट करने हैं, उसमें इनसॉल्युबल और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब ये इम्प्योरिटीज़ क्या है, वो सॉल्ट्स होती हैं, राइट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड एंड इनसॉल्युबल impurities are filtered off, right। Hydrogen chloride gas HCl is circulated through the saturated solution. HCl and NaCl dissociate into their respective ions. NaCl का Na प्लस Cl माइनस, लेकिन जो HCl ऐड किए हो अलग से, उसका H प्लस और Cl माइनस कॉमन आयन दे देता है, राइट। तो आपको ये कंसीडर करके चलना है। The concentration of Cl minus ions increases considerably in solution due to ionization of HCl, right। तो Cl माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि HCl भी दे रहा है Cl माइनस और NaCl भी दे रहा है, तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गया। Hence the ionic product Na plus Cl minus exceeds the solubility product of sodium chloride, ठीक है। तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट जो है वो सोडियम क्लोराइड का बढ़ जाता है। अगर सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट बढ़ गया तो इसका मतलब जो प्योर सोडियम क्लोराइड है वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जिसको हम बाहर निकाल लेंगे। सो देखो कितना इंटरेस्टिंग इसका एप्लीकेशन था। तो इस तरीके से और भी इसके एप्लीकेशंस है, जैसे कि सॉल्टिंग आउट ऑफ सॉप। सॉप इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, जो कि हमें पता है। फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ सॉप is precipitated by addition of concentrated solution of sodium chloride, right। तो precipitation हमें कराना होता है। so from the solution soap is precipitated by the addition of concentrated solution of sodium chloride। सोडियम क्लोराइड ऐड कर दो तो Na प्लस जो है बढ़ जाएगा, Na प्लस बढ़ जाएगा तो प्रेसिपिटेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट बढ़ जाएगी, समझे ना। तो यही तरीका होता है जैसे पीछे देखे थे। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, कह सकते हो कि एप्लीकेशन है, उसको फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज कर सकते हो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का, बेकिंग सोडा के लिए। सॉल्वे सोडा प्रोसेस होता है, आप इन ऑर्गेनिक में ऑलरेडी पढ़े होंगे। CO2 गैस इज पास्ड थ्रू अमोनिकल ब्राइन टू प्रेसिपिटेट आउट NaHCO3, ठीक है। इसका जो रिएक्शन होगा NH4OH CO2 और ये बनाएगा NH4HCO3 और साथ में
NH4CO3 NaCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, NaHCO3 NH4Cl। तो बाइकार्बोनेट बन गया NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, साथ में NH4Cl बना। NaHCO3 is precipitated first because of its lower solubility। सॉल्बिलिटी इसकी कम होती है, उतना बढ़िया सॉल्युबल नहीं होता है NaHCO3, इस वजह से प्रेसिपिटेट हो जाता है एज कम्पेयर टू दोज ऑफ NH4Cl NH4HCO3 NaCl। दस बेकिंग सोडा कैन बी क्वान्टिटेटिवली एस्टिमेटेड। इसको आप क्वान्टिटेटिव फॉर्म में एस्टिमेट कर सकते हो क्योंकि ये पहले ही प्रेसिपिटेट हो जाता है। सो फोर्थ एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इसका यूज़ अच्छा खासा कर सकते हो। क्वांटिटेटिव एनालिसिस एक अलग से ही चैप्टर है इनऑर्गेनिक में, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। और इसमें हम अच्छा खासा इसका यूज कर सकते हैं, जो कि DF ब्लॉक में पढ़ाया जाता है सारी चीज़ें। तो मैं ऐसे ही एक बार आपको बता दे रहा हूँ। सो नंबर 1 हो सकता है कि एस्टिमेशन ऑफ बेरियम एज बेरियम सल्फेट, ठीक है। दूसरा है एस्टिमेशन ऑफ सिल्वर एज सिल्वर क्लोराइड। और इस तरीके से इसमें मैंने 2 दिया है, इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। आई थिंक इतना सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके सिलेबस के लिए, और आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस विच यू हैव टू कंसीडर। अब इसी पर हम इस वीडियो का एंड करते हैं। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी जो मैंने बताया। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो आप उसको रिपीट करके फिर से देख लो पीछे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे pH पर बनाऊंगा, फिर बफर सॉल्यूशन पर। तो वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर listening. God bless you all.